महकपुर गांव में रवि अपनी पत्नी रीता के साथ रहता था। वह अपने और दूसरों के खेतों में भी बड़ी लगन और मेहनत से काम करता था, जिससे उसकी आमदनी काफी ज्यादा होती थी और वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहता था। अभी कुछ हाल फिलहाल की बात है। धान काटने के बाद रवि गेहूं की बुवाई के बारे में सोच रहा था। फिर रवि अपनी पत्नी से कहता है, अरे रीता, मैं अपने खेत में गेहूं बोने के बारे में सोच रहा हूँ। इसमें तुम्हारी क्या राय है, मुझे बताओ। अरे जी, आप गेहूं की फसल बोने के बारे में सोच रहे हो तो अच्छी बात है, पर अभी तो काफ़ी समय है गेहूं बोने में। नहीं रीता, हमें अपने खेत में अभी से ही मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि धान की फसल काटने के बाद उसे जोतना और खोदना भी तो बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा खेत बेकार हो जाएगा और उसमें फसल अच्छी नहीं होगी, और इसीलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है जी, आप आज से ही हमारे खेत पर काम करना शुरू कर दीजिए, तो और ही अच्छा ही होगा और हमारी फसल हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छी होगी, जिससे हमें बहुत मुनाफा होगा। ठीक है रीता, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप जाओ। और इधर मोहन, जो रवि का पड़ोसी ही था, वो भी अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता था। दोनों ही किसान थे और दोनों का खेत भी पास में ही था। तभी मोहन की पत्नी कहती है, अरे जी, आप हर साल की तरह इतना आलस क्यों करते हो? आपके आलस की वजह से हमारी फसल लेट हो जाती है और खराब भी। मोहिनी, तुम मुझ पर इतना चिल्लाती क्यों हो? मैं अपने समय पर काम कर लूंगा और फसल बुवाई भी कर लूंगा। तब तक के लिए मुझे सोने दो। हाँ हाँ, आप सोते ही रहो और हर साल की तरह आलस ही करते रहो और सोते रहो। फिर कहोगे कि रवि भैया, आप काम में हमेशा आगे हो जाते हो। ठीक है, मुझे ताना मत दो। मैं कह रहा हूं कि काम कर लूंगा। इधर रवि अपने खेत में बड़ी मेहनत से काम करता है और उसे खेत में काम करते हुए समय का कोई अंदाजा नहीं होता है। तभी रीता रवि के लिए खाना लेकर आ जाती है और उसे कहती है, अरे जी, सुनते हो, यहाँ आकर खाना खा लो, फिर उसके बाद आप काम करना। अभी आप बहुत थक चुके होंगे। खाना खाने के बाद आपको कुछ ताकत मिलेगी, जिससे आप और ज़्यादा काम कर सकेंगे। रीता की बात सुनकर रवि काम छोड़कर उसके पास आ जाता है और उससे कहता है, अरे रीता, काम करते करते मुझे समय का कोई अंदाजा नहीं लगा। अगर तुम ना आती तो मैं काम करता ही रहता। तुम्हारी आवाज सुनकर देखा तो तुम खड़ी थी। आप ये सब बातें छोड़ो और खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाता जाएगा। फिर खाने में ज़्यादा स्वाद नहीं मिलेगा, जिससे आप गर्मा गर्म खाना खा लो। क्योंकि मैं आपको कमज़ोर होते नहीं देख सकती हूँ, आप ही तो मेरा सब कुछ हो। ओहो रीता, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ? जब तक तुम मेरे साथ हो तो मेरा हौसला और बढ़ जाता है। तो तुम परेशान मत होया करो। क्यों ना करूँ आपकी फिक्र, आप में मेरा सारा जहान है, आप मेरी दुनिया हो। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। हाँ, अब खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। फिर रवि खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद रवि पुनः अपने काम पर लग जाता है और वह पूरा दिन बड़ी लगन से मेहनत करता है, जिससे उसके खेत की काफी जुताई हो जाती है। शाम होते ही रवि घर चला जाता है। इधर मोहन पूरा दिन घर पर ही बिता देता है और कोई भी काम नहीं करता है। सुबह होते ही रवि फिर से अपने काम पर चला जाता है और खेत में कड़ी मेहनत करने लगता है। रवि को काम करते हुए कुछ ही समय हुआ था, तभी वहां पर मोहन आ जाता है। मोहन रवि से कहता है, रवि भाई, लगता है हर साल की तरह आप इस साल भी बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत अच्छी फसल उगाओगे ना? हाँ मोहन भाई, इरादा तो वही है जो आप कह रहे हो। हर साल की तरह अच्छी फसल उगी तो मेरे लिए और भी अच्छा होगा। वैसे रवि भाई, कह तो तुम सही रहे हो, पर अभी तो गेहूं की बुवाई में काफी समय है, तो आप थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो, जिससे शरीर और भी स्वस्थ रहेगा। कोई थकावट या रोग नहीं लगेगा। नहीं,
नहीं मोहन भाई, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। मुझे तो काम करने में और भी मजा आता है, जिससे मेरे शरीर में बहुत फुर्ती बनी रहती है। और आप अपने खेत में कब से काम शुरू कर रहे हो? देखो भाई, मैं तो अपने खेत में समय पर ही काम करना शुरू करूंगा। मैं तुम्हारी तरह बेफालतू में मेहनत नहीं करता और ना ही अपना समय बर्बाद करता। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और काम नहीं है, पर मेरे पास तो हजारों काम रहते हैं। ओहो मोहन भाई, आप तो इतने में ही बुरा मान गए। मैंने तो बस आपसे ऐसे ही पूछ लिया था कि आप काम कब शुरू करोगे। ठीक है, अब ज्यादा दयालु मत बनो, अब तुम अपना काम करो। इतना कहने के बाद मोहन वहां से भी बड़बड़ाते हुए चला जाता है और रवि फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाता है। घर पहुंचते ही मोहिनी फिर से मोहन से कहती है, अरे जी, आज भी आप काम पर नहीं गए। लगता है आपको अपना नुकसान करने में ही मजा आता है और आप हमेशा हर काम में पीछे ही रहना चाहते हो। अरे ओ मोहतरमा, ज्यादा ज्ञान मत दो। वैसे भी मैं कल से काम पर चला जाऊंगा और कल से काम शुरू करूंगा। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप करो। फिर सुबह होते ही मोहन अपने खेत पर काम करने के लिए चला जाता है और वह भी अपने खेत काम करता है, पर वह रवि के इतनी मेहनत नहीं करता है। कुछ देर काम करने के बाद वह रुक जाता है और आराम करने लगता है और सोचता है, अरे अब तो मैंने काफी ज्यादा मेहनत कर ली है, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी इतनी जल्दी किस बात की है, अभी तो गेहूं बोने में काफी समय है। और दूसरी तरफ रवि अपने खेत में जुताई खुदाई काम पूरा करके गेहूं की बुवाई करने लगता है और धीरे धीरे सारा बीज बो देता है और अपना काम खत्म कर इस झंझट से दूर हो जाता है। मोहन अपने आलस की वजह से रुककर बैठा रहता है और पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। फिर उसके बाद वह काम ही नहीं करता है। घर पहुंचते ही मोहिनी कहती है, आ गए आप, आओ बैठो। आज आप थक गए होंगे क्योंकि आज आपने बहुत मेहनत से काम किया है और अब आप आकर आराम कर लो। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। अरे भाग्यवान, मैं थका नहीं हूँ। मैं काम करने गया था, थोड़ी देर में खुदाई की, उसके बाद मैं आराम ही करता रहा। और काम क्या है, काम तो आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। कम से कम आज आप अपने खेत पर काम करने के लिए गए तो थे। आपने आज थोड़ा काम किया है या ज्यादा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह तो आपकी जिम्मेदारी है, कब काम करोगे या नहीं करोगे। मुझे तो आपको समझाना है और बताना है कि कम कर लो। फिर उसके बाद मोहिनी खाना बनाने के लिए चली जाती है। इधर रवि जब अपने घर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे रीता, मैंने अपने खेत की बुवाई कर दी है, जिससे आप उसमें थोड़ी बहुत देखभाल करनी होगी और हमारी फसल उग कर तैयार हो जाएगी और हम तुम आराम से रहेंगे। तुम घर पर काम करो, मैं खेत पर। हम दोनों एक दूसरे के लिए साथ ही बनकर रहो। अरे जी, आप जो कहोगे वो मैं करूँगी और मैं जो कहूँगी वो आप करोगे। यही तो पति पत्नी का एक धर्म होता है। आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी और आपका साथ मरते दम तक दूंगी। फिर कुछ दिन बीतते हैं। लगभग 1 महीने के बाद रवि की मेहनत रंग लाने लगती है। उसकी फसल धीरे धीरे तैयार होने लगती है और गेहूं के पौधों की लंबाई लगभग 1 फुट हो चुकी थी, जिससे रवि का मनोबल और बढ़ जाता है। इधर मोहन ने अब अपने खेत में गेहूं की बुवाई को शुरू किया था। देखो रीता, आप हमारी फसल काफी बड़ी बड़ी हो चुकी है और कुछ महीनों के बाद वह पूरी तरह से पककर तैयार हो जाएगी। फिर हम अपनी फसल से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। अरे क्यों ना हो, हमारी फसल इतनी बड़ी बड़ी, आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो और आपकी मेहनत रंग ना लाए तो क्या फ़ायदा आपके और हमारे खेती करने का। ऐसे ही कुछ दिन और बिताते हैं। मोहन की भी फसल अब उगना चालू हो गई थी। उसकी फसल के बीज बहुत कम अंकुरित हुए थे। 4 महीनों के बाद रवि की फसल, अरे अब तो मेरी फसल पककर तैयार हो चुकी है और अब इसे काटने की बारी आ चुकी है।
अब इसे काटकर मैं गेहूं को मंडी में बेच दूंगा, जिससे मुझे बहुत मुनाफा होगा। हाँ जी, अब आप सही कहते हो क्योंकि हमारी फसल पककर तैयार हो चुकी है। आपने बहुत मेहनत की थी और आपकी मेहनत का ही तो यह फल है। इधर मोहन की फसल खराब हो चुकी थी। वह अपने भाग्य को कोसता है और बहुत उदास हो जाता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब रवि भैया अपने खेत में काम कर रहे थे उसी समय आप भी काम कर लेते तो आपको भी बहुत ज्यादा मुनाफा होता और हमारी फसल खराब नहीं होती, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। हाँ मोहिनी, तुम सच में सही कहती थी कि जब रवि भाई अपने खेत में काम करते हैं तो तुम भी काम कर लो। काश मैंने तुम्हारी बात को मान लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते और ना ही हमारी फसल खराब होती। फिर मोहन को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह बहुत दुखी होता है। हीरापुर गांव में अमित अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। हल्का शरद का मौसम और दिवाली का दिन निकट आ गया था। अमित अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। वह सुबह से शाम तक खूब काम किया करता था, जिसके कारण वह कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने घर की आजीविका को चला पाता था। अरे पापा, अगले दिन आपने उसकी पिछले बेटी साल श्यामा कहा अमित था से कि मैं कहती आपको है, अच्छे कपड़े, जूते और बहुत सारे पटाखे दिलाऊंगा। अब तो आप मुझे इस साल जूते, कपड़े और फुलझड़ियां दिलाओगे ना? हाँ बेटा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अच्छे कपड़े, जूते और बहुत सारे पटाखे दिलाऊंगा, पर बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं तुम्हें इस साल भी दिवाली पर कुछ भी दिला सकूं। मैं बहुत मजबूर हूं। मैं तुमसे वायदा करता हूं कि अगली साल मैं तुम्हें ये सभी चीजें पक्का दिलाऊंगा। नहीं पापा, मुझे तो इस साल ही ये सभी चीजें चाहिए, नहीं तो आप दुनिया के सबसे बुरे पापा हो, क्योंकि आपने मुझसे पिछली साल भी यही कहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे ये सब चीज आज ही चाहिए। अरे बेटा, मेरी भी बात सुनो तो सही। मैं कह रहा हूं ना कि मैं ये सब चीज तुम्हें दिला दूंगा, पर मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूं। नहीं पापा, मुझे तो आज चाहिए, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं जानती। ठीक है बेटा, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें ये सभी चीजें लाकर दूंगा आज ही। इतना कहने के बाद अमित अपने घर से बाहर कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल जाता है। वह चलते चलते गांव के धनी चंद के घर पर जाता है और उनसे कहता है, नमस्ते मालिक जी। नमस्ते अमित, बोलो मेरे घर पर कैसे आना हुआ? अरे मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी क्योंकि आज दिवाली है। मैंने अपनी बेटी से पिछले साल वायदा किया था कि उसे इस साल मैं अच्छे कपड़े और जूते, पटाखे और फुलझड़ियां भी दिलाऊंगा, इसीलिए आपके पास आना हुआ। आप मेरी मदद करो। अरे, मैं कोई दाता थोड़ी ना हूं कि सबकी मदद करता रहूं। ऐसे तो मैं खुद भिखारी हो जाऊंगा। अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है तो तुम्हें मेरे पास काम करना होगा या अपनी कोई बेशकीमती चीज मेरे पास गिरवी रखनी होगी। बोलो, तुम्हें मेरी बात मंजूर है या नहीं? ठीक है मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूं और कुछ कीमती चीज तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा 5 बीघा जमीन है। मैं उसे ही आपके पास गिरवी रखता हूं। आप मुझे दिन का काम करने के कितने पैसे देंगे और मेरे 5 बीघा जमीन 1 साल के गिरवी रखने कितने पैसे देंगे, बताओ। तुम्हें दिन के काम करने के 500 रुपए मिलेंगे और 5 बीघे जमीन का 1 बीघे के हिसाब से 2000, तो 5 बीघे का 10,000 होगा, पर 1 साल का ब्याज 3000 रुपए देना होगा। अगर 1 साल के अंदर तुमने पैसे नहीं दिए तो हर साल 2000 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से बढ़ता जाएगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है या नहीं? हाँ ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। आप मुझे काम बता दीजिए कहां पर काम करना होगा, फिर आप मुझे शाम को पैसे दे देना। फिर अमित मालिक के कहे अनुसार उसके खेत पर काम करने लगता है। वह दिन भर कड़ी मेहनत से काम करता है। इधर अमित की बेटी श्यामा गांव के बच्चों को देख रही है, जो बच्चे नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के पास खड़े हैं। ये सब देखकर श्यामा खुद से ही कहती है,
काश मेरे पास भी ऐसे अच्छे कपड़े और जूते होते तो मैं भी आज पहनती और मुझे भी बहुत अच्छा लगता। हाँ, मुझे याद आया कि मेरे पापा मेरे लिए आज नए कपड़े, जूते और पटाखे फुलझड़ियाँ लाएंगे, तो मैं भी शाम को पहनूंगी और अपने दोस्तों को दिखाऊंगी, क्योंकि आज मेरे पापा ने मुझसे वादा किया है। श्यामा, यह सभी बातें सोच सोच कर मन में बहुत खुश होती है कि उसके पापा उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े, जूते और पटाखे लाएंगे। वह शाम का इंतजार बेसब्री से करती है। और इधर अमित अपनी लगन और परिश्रम से मालिक के खेत में काम करता रहता है। और जब शाम होती है तो अमित मलिक के घर जाता है और उससे कहता है, अरे मालिक, आज मैं आपके खेत में बड़ी मेहनत और लगन से काम किया है, तो आप मुझे मेरे पैसे मुझे दे दो। इन पैसों से मैं अपने घर में उपयोग करने के लिए राशन लेकर जाऊंगा और अपनी बेटी के लिए कपड़े जूते लेकर जाऊंगा, जिससे वह बहुत खुश होगी। ठीक है अमित, मैं तुम्हें तुम्हारे 10,500 रुपए दे रहा हूं। जो तुमने अपना खेत मेरे पास गिरवी रखा है, उसके भी पैसे आज ही दे देता हूं। पर मेरी बातों को ध्यान रखना, जो मैंने अभी सुबह तुमसे कही थी, तुम्हें याद तो है ना? हाँ मालिक, मुझे आपकी बातें याद है जो आपने मुझे सुबह कही थी कि अगर साल भर में मैं आपके पैसे अदा नहीं किया तो एक बाई के हिसाब से आप मुझ पर 3,000 रुपए का टैक्स लगाएंगे और 5 बीघा का 15,000 रुपए हो जाएगा। पर मैं आपको साल भर के अंदर आपके पैसे वापस कर दूंगा और अपना खेत आपसे छुड़वा लूंगा। ठीक है अमिताभ, तुम अपने घर जा सकते हो और हंसी खुशी से अपनी दीपावली को मनाना और अपनी बेटी के लिए कपड़े जूते भी लेकर जाना। ठीक है मालिक का, मैं चलता हूं। फिर अमित बाजार से अपनी बेटी के लिए कपड़े और जूते और फुलझड़ियां भी लेकर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी बेटी उससे कहती है, पापा, आप मेरे लिए जूते, कपड़े और पटाखे फुलझड़ियाँ लाए हो? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए नए जूते, कपड़े और पटाखे फुलझड़ियां सब कुछ लाया हूं। अब तुम अपने दीपावली को खुशी से मानना और सभी बच्चों के साथ खेलना, क्योंकि तुम्हारा बाप पैसों से गरीब है, दिल से नहीं। अरे पापा, मुझे पता था कि आप मेरे लिए इस साल पटाखे और ये सब सामान मुझे दिलवाओगे, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था। और अब मैं इन कपड़ों को भी पहनूंगी और अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगी। अरे जी, इतने पैसे और पटाखे कहाँ से लाए हो? ये सब कहाँ से आया है, आप मुझे कुछ बताओगे? अरे भाग्यवान, तुम इसकी फिक्र मत करो और इन सब चीजों से आज की दिवाली मनाओ। ये सब बातें तो होती रहेगी। ठीक है, दिवाली तो हम मनाएंगे, पर आप मुझे एक बार इन सब का रहस्य बताओगे? ठीक है, अगर तुम ये सब जानना चाहती हो तो सुनो। मैंने अपने खेत को 1 साल के लिए गिरवी रख दिया है और पूरे दिन काम करने के 500 रुपए मिले हैं, तो उन पैसों से ही मैं इन चीजों को लेकर आ पाया हूं। बताओ, इसके अलावा मैं क्या कर सकता था? हमारी बेटी श्यामा भी मुझसे बहुत जिद कर रही थी। उसे तो ये सभी चीजें दिलानी भी जरूरी थी। अरे जी, आपने किया सो अच्छा ही किया है, और हम गरीब लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिनसे हम अपने त्योहारों को खुशी से मना सके। ईश्वर ने हमें इतना गरीब बनाया है और फिर हमारे बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जी आप चिंता न करें, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। हाँ, बस तुम्हारी यही सब बातें मुझे कभी भी टूटने नहीं देती हैं। तुम ही मेरा भरोसा हो, जिसकी वजह से मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूं। ठीक है, अब हम अपनी दिवाली मनाते हैं। ठीक है जी, हम अपनी बेटी के साथ दिवाली मनाते हैं। वो खुश तो हम भी खुश। फिर उसके बाद वो लोग खूब दिवाली मनाते हैं और दीप जलाते हैं। और फिर वह कुछ दिनों के बाद अपने खेतों की जुताई खुदाई करता है। और ऐसे ही दिवाली बिताने के बाद अमित अपने खेतों में बहुत ही मेहनत से काम करता है और बीज बोता है।
जिसके कारण उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। एक दिन अमित अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, हमारी फसल तो इसी साल बहुत अच्छी हुई है। लगता है अब हम इसी साल मालिक के पैसे चुकाकर अपना खेत छुड़ा लेंगे और फिर हम अपना जीवन खुशहाली से मनाएंगे। क्यों सही, कहा ना मैं? इसमें तुम्हारा क्या विचार है, बोलो। अरे जी, आप जो बात कह रहे हैं तो अच्छा है। हमारी फसल अच्छी हुई है तो हम अपना खेत छुड़ाकर और ही खुश हो जाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप परेशान ना हो, बस ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा और नतीजा आपके सामने है। अरे भाग्यवान, अब तो तुम्हारी बात मानकर ही काम करूंगा, क्योंकि आपकी बात मेरे लिए किसी वरदान से कम भी नहीं है। अब मेरा भविष्य तुम ही से है। अब तुम मुझे काम करने से पहले ही बता देना कि क्या सही और क्या गलत है। आपको सही रास्ते और आपका साथ देना मेरा पहला कर्तव्य है, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो आप में मैं और मुझ में आप हो, तो फिर मैं आपको कुछ भी गलत करने से पहले ही बता दूंगी या रोक लूंगी। ठीक है भाग्यवान, फिर मैं आज ही जाता हूं गांव के मालिक के पास और उनसे फसल के बारे में बात करूंगा। ठीक है, आप आज ही जाओ और उनसे बात करो, फिर वो आपसे क्या कहते हैं। फिर अमित वहां से गांव के मुखिया के घर की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही मुखिया अमित को देखकर अमित से कहता है, बोलो अमित, तुम्हारा आज यहाँ कैसे आना हुआ? अब तुम्हें किस चीज की जरूरत है? अरे मुखिया जी, आज मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूं। बोलो अमित, तुम मुझसे क्या कहने आए हो? अरे मुखिया जी, मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। आप चाहे तो उसे खेत में ही ले लें या मेरे द्वारा फसल काट कर देने के लिए आपको मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। बोलो, आपको मंजूर है या नहीं? नहीं अमित, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। मुझे पता है कि तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, तो मैं खुद ही उस फसल को कटवा लूंगा और तुम्हारा खेत मेरे पास से छूट जाएगा और तुम उसमें फिर से अगले सीजन में ज्यादा मेहनत करना, जिससे तुम्हारे पास खुद रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हें किसी की मदद को जरूरत नहीं होगी। अगर फिर भी तुम्हें मदद की जरूर हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूं। फिर अमित घर जाकर अपनी पत्नी और बेटी को सारी बात बता देता और सभी हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। रामपुर गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रंजना के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। घर बेशक छोटा था पर खुशियों से भरा था। रवि की पत्नी बहुत सुंदर और बहुत समझदार थी। रवि के पास थोड़ी ही जमीन थी। वह अपनी थोड़ी सी जमीन में ही अनेक तरह की फसलें उगाता था और उसी से अपना गुजारा करता था। वह अपनी लहराती हुई फसलों को देखकर बहुत खुश होता था। एक बार अधिक बारिश हो जाने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने के कारण उनके पास ना तो खाने के लिए अनाज और ना ही पैसा बचा और वह दोनों बहुत उदास होते हैं। तभी रवि की पत्नी ने रवि से कहा, सुनिए जी, आप इस तरह उदास ना बैठिए। मेरी मानो तो आप गांव के सेठ के पास जाइए और उनसे कुछ पैसे लेकर आए, जिससे हम अपनी खेती फिर से करेंगे। रंजना की ये सभी बातें सुनकर रवि वहां से चला जाता है और रास्ते में सोचता जाता है कि पता नहीं सेठ पैसे देगा या नहीं देगा। फिर उसके मन में विचार आता है कि नहीं, चलो चलते हैं, देगा तो सही है, नहीं देगा तो सही है। और थोड़ी देर बाद वह वहां पहुंच जाता है। सेठ के पास वहां पर कई गरीब किसान पैसे के लिए उसके दरवाजे पर खड़े हुए थे। वहीं पर
रवि जाकर पहुंच जाता है और एक बुजुर्ग से कहता है, अरे भाई, क्या सेठ जी घर पर नहीं है? मुझे भी उनकी जरूरत थी। मुझे भी उनसे कुछ पैसे लेने थे, क्योंकि इस बार मेरी फसल कुछ ज्यादा ही बर्बाद हो गई है, जिससे मुझे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नहीं भाई, सेठ जी तो घर पर ही हैं। वह कुछ जरूरी काम से अभी गए हैं। हम लोग भी उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हम लोगों की भी फसलों ने साथ नहीं दिया। इसलिए हम लोग भी इनके पास आए हैं, ताकि सेठ जी हमारी कुछ मदद करें, जिससे हमारे बुरे दिन काटे और आगे हम अपने कुछ खेतों में नई फसल उगा सकें। थोड़ी देर बाद सेठ आ जाता है और अपने घर के आगे लंबी कतार देखकर उसके मन में लालच जाग जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि आज तो इतने लोग आए हैं, इससे हम थोड़ा थोड़ा ही ब्याज ज्यादा लेंगे तो बहुत हो जाएगा। यह सब वह सोच ही रहा था। तभी वह अपने पास एक व्यक्ति को बुलाता है और उससे कहता है कि देखो भाई, इस बार मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। इस बार मैं ब्याज डबल लूंगा, और अगर समय से पहले ब्याज और पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा। मंजूर है या नहीं? सेठ की ये सारी बातें सुनकर किसान सभी चिकित्सा रह जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और अपने ही मन में एक विचार करते हैं कि अगर पैसे लेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, और हमारे बच्चे क्या करेंगे। उनके सारे चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वो बहुत मासूमियत नजर से आ रही थी। पैसे लेंगे नहीं तो खाएंगे क्या और क्या फसल उगाएंगे। तो उन्होंने यह बात राजा की मंजूर कर ली और उनसे कहा, मुझे मंजूर है। फिर राजा सभी को पैसे दे देता है और वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी रवि मन में ही सोचता है कि पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन इसका 2 गुना मैं कैसे दूंगा रवि। यह सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसकी पत्नी आ जाती है और रवि से कहती है, क्या हुआ, सेठ जी से पैसे मिले या नहीं मिले? अरे भाग्यमान, पैसे मिले या नहीं मिले वह तो एक ही बात पड़ गई। सेठ जी ने कहा है, अगर पैसे नहीं दिए तो खेत पर भी कब्जा कर लेंगे, और इस बार उसने ब्याज भी 2 गुना बढ़ा दिया है। अब बताओ करें तो क्या करें? अपने पास थोड़ी ही जमीन है, इससे क्या कर सकते हैं? ब्याज डबल दूंगा तो खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और अगर ब्याज नहीं दूंगा तो सेठ अपने खेतों पर कब्जा कर लेगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तभी रवि की पत्नी रवि से कहती है कि अभी आप घर पर चलो। फिर वह दोनों घर पर जाते हैं और आराम करते हैं। शाम को रवि और रवि की पत्नी एक साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तब रवि की पत्नी रंजना रवि से कहती है, क्यों ना हम भी रामू भैया की तरह समोसे का एक ठेला लगाए। और तुम्हें तो पता है मुझे खाना बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। अरे भाग्यमान, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं आपको ढाबा खुला सकूं, और मुझे खेत का भी देखना है। तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम मेरे रखे हुए गहने ले जाओ और उन्हें बेच दो और मुझे ढाबा खुलवा दो, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ढाबा बहुत अच्छी तरह से चलेगा। तब रवि अपने मन में सोचता रहता है। तभी रवि की पत्नी रंजना अपने धरे हुए गहने रवि को दे देती है। रंजना के सारे गहने बेचकर रवि उसको बहुत अच्छा एक ढाबा खुलवा देता है, और ढाबा रंजना का बहुत अच्छी तरह से चलता है। रंजना के पास हर तरह का व्यक्ति आता है। रंजना अपने ग्राहकों से बहुत प्रेम करती और उन्हें अच्छे से बैठाती और उनका स्वागत करती। पास में रामू नाम का एक व्यक्ति ठेला लगाया करता था। वह अपने ग्राहकों से बहुत अकड़ के बात करता था। उसके पास कोई भी ग्राहक जाता तो वह अच्छे से बात नहीं करता और पैसे दुगने लेता था। तभी उसके पास बहुत कम ग्राहक जाते थे, पर रंजना के पास बहुत ग्राहक जाते थे क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। शाम को रंजना और रवि साथ में बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। धीरे धीरे कुछ महीने बीते, पर इस साल रवि की फसल भी बहुत अच्छी हुई और उन दोनों ने पैसे इकट्ठे करके राजा का ब्याज और पैसे दोनों लौटा दिए और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।